अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन बड़ी ख़बरें हैं हमारे पास। एक तो तोशा खाना के तहाइफ की डिटेल्स हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं और मज़ीद बनेंगी क्योंकि जब वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के तहत वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी ऑफिशियली। अभी अनऑफिशियली एक वेबसाइट ने पूरी तफसील छाप दी है 58 तहाइफ की, बशमूल उस घड़ी के भी और उस लॉकेट के भी जिसको डिनाई किया जा रहा था। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको शायद इमरान खान को डिफेंड करते हुए अपने वो तमाम असूल व ज़ाबित, वो तमाम दर्स जो वो कौम को 2014 के धरने के दिनों से दे रहे थे कि वज़ीर आज़म ईमानदार हो तो वो कोई हार नहीं लेके जाता, यूसुफ रज़ा गिलानी तो चोर था, वो हीरो का हार ले गया था। तो अब उनको कैसे बताएंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी तो चोर था, वो हार ले गया था, मैं तो ईमानदार था, मैं क्यों हार ले गया। ये बहुत मुश्किल तनकीद होगी, उनको सुननी भी, बर्दाश्त भी करनी और उसका जवाब भी देना, क्योंकि जो घड़ी उन्होंने ली और बेची है वो उसकी मालियत में काफ़ी फ़र्क है। वो 8.5 करोड़ की बेची की घड़ी जो है वो शायद 1-1.5 करोड़ की लिए। मजमूई तौर पर उन्होंने कुछ 38 मिलियन रुपीस पे किए हैं और 140 मिलियन के वो तोहफ़े बेचे हैं, जिसमें घड़ी भी है, हीरो का सेट भी है, कोई गोल्ड प्लेटेड गन भी है, एंड देयर आर सो मैनी अदर गिफ्ट्स। और उनकी वैल्यू भी वो है जो पाकिस्तान में किसी भी अदारे ने ख़ुद से मुतय्यन की हुई है। मार्केट वैल्यूज़ हो सकता है कि उन चीज़ों की उससे ज़ायद हो। प्राइम मिनिस्टर से शाम में कुछ रिपोर्टर्स की, जिसमें हमारे भी रिपोर्टर शामिल थे, उनका इंटरेक्शन हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेरा तोहफ़ा है, मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी बेचूँ। ये काफ़ी एक नामुनासिब जवाब है जो काबिल कबूल नहीं हो सकता, उनके फॉलोअर्स को भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, जिनको इमरान खान ने ख़ास स्कूल ऑफ थाट डेवलप किया था कि ज़रदारी, नवाज़ शरीफ ये चोर डाकू हैं और मैं ईमानदार हुकूमत लाऊंगा। और उनके ऊपर जो वो इल्ज़ामात लगाते थे वो ज़्यादा गलत नहीं थे। वो एक फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स की नुमाइंदगी करने वाली जमातें हैं, बाप के बाद बेटा, और अब बाप इधर बैठा है और बेटा पंजाब में बैठा है, और करप्शन के एलिगेशन भी है, दोनों के ऊपर केसेस भी हैं, ज़मानतों के ऊपर हैं दोनों। लेकिन ख़ुद वही चीज़ इमरान खान के ऊपर लग जाए तो वो कैसे PTI के वोटर्स को जस्टिफाई करेंगे कि वो चोर डाकू थे, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन मैंने भी 14 करोड़ के वो तोहफ़े लेके बेच दिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको वो कैसे डाइजेस्ट करेगा उनका वोटर। दूसरा, फ़रा के ऊपर सवाल हुआ तो फ़रा के ऊपर भी उन्होंने कहा, उनको, मेरे तो ख्याल में फ़रा से उनकी रिश्तेदारी नहीं है, उनको डिसोन कर देना चाहिए था उसको। असूली तौर पे तो यही होना चाहिए था कि उसके ऊपर केस है, कुछ पकड़ के उसको सज़ा दो। मैं उसको डिफेंड करने थोड़ी आऊँगा। वो अगर किसी से उसका ताल्लुक़ था, उनकी फैमिली से, तो सारी का ज़िम्मेदारी मेरी थोड़ी है, ये कहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा उसके ऊपर सबूत है तो सामने लेकर आए। फ़रा के ऊपर जो चार्जशीट है वो काफ़ी टेढ़ी है। हमारे एक दो साथियों को जो इसी ब्यूरो में मौजूद है उनको उसकी कुछ तफसीलात देखने का इत्तेफाक हुआ है। मैंने तो सीनियर ऑफिशियल से कुछ इंटरेक्ट किया है, कुछ इनकी जमात के लोगों से बातें पूछी हैं कि पंजाब में क्या कुछ हो रहा था, और वो उसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन हमारे एक दो साथियों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि फ़रा इमरान खान और इनके फैमिली के नाम को इस्तेमाल करते हुए पंजाब के अंदर अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रही थी और वो फ़ायदे उठा रही थी। जो लड़ाई की बहुत सारी वजूहात जहाँ से तनाज़ा शुरू होता है, तो एक तो मैं अपनी आपको इंडिपेंडेंट असेसमेंट दूंगा, बाकी जो ये बयानियाँ PTI बेचती है, जो हमारे पिंडी से कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथी बेच रहे हैं या कोई और सियासी जमात नून लीग बेच रही है, उससे हट के इनका फासला शुरू होता है फ़ौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जनरल फैज़ की तैनाती के वक्त से, जब DJI की तैनाती होनी थी, प्राइम मिनिस्टर ने एम्बेरस किया, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहा हूँ, आर्मी चीफ़ को, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में इतना अच्छा ताल्लुक़ था कि वो इसको बहुत आउट ऑफ द वे जाके चीफ़ जो थे जनरल बाजवा इसको सपोर्ट कर रहे थे मौजूदा हुकूमत को। और बहुत सारे ऐसी मिसालें मौजूद हैं, मैं जिनको दोहराना नहीं चाहूँगा, जिसका मैं विटनेस हूँ कि वो हुकूमत को बेल आउट कर रहे थे मुश्किल वक्तों में। इनसे वजारतें नहीं चल रही तो वजारत की मदद के लिए, कानून साजी नहीं हो रही तो कानून साजी के लिए, पैकेज नहीं हो रहे IMF से थ्रू, या कोई बायलैटरल लोन नहीं मिल रहा तो उसके लिए, हर वो चीज़ जो एग्जीक्यूटिव को करनी चाहिए थी उसमें उन्होंने मदद की। मेरे ख्याल में इतना आगे उनको आना नहीं चाहिए था, उन्होंने मिस्टेक की जिसका अब उनको एहसास हो रहा होगा, लेकिन शायद उसका वक्त गुजर गया। मैंने आपको वो DJI की तैनाती वाला वाक़या बताया, मेरे ख्याल में वो नुक्ता आगाज़ था जब दोनों के दरमियान में फ़ासले बहुत बढ़ गए। इमरान खान का ये ख्याल था और ये असेसमेंट थी कि उनको रहना चाहिए था 4-6 महीने, और उसके ज़ोर के ऊपर वो अपोजिशन को फ़िक्स करना चाहते थे। अपोजिशन को वो 3 साल से फ़िक्स करने की कोशिश कर रहे थे, वो किसी एक केस में कभी दूसरे में ज़मानत करवा के बाहर आ जाते थे। मेरी एक ओपिनियन थी, मैं उस वक्त भी देता था, आज भी दोहराऊँगा, कि 2 केसेस स्ट्रॉन्ग थे, एक ज़रदारी वाला और एक शहबाज शरीफ वाला। लेकिन उन 2 केसों के साथ, या शहबाज शरीफ के बच्चों वाला,
इन्होंने उन 2 केसों को पकड़ने की बजाय, फोकस करने की बजाय हर उस केस पे फोकस किया जिसमें जान नहीं थी। उन्होंने अंदर डाल दिया शाहिद खाकान अब्बासी को, उन्होंने अंदर डाल दिया मिफ्ता इस्माइल को, उन्होंने अंदर डाल दिया एहसन इकबाल को, उन्होंने अंदर डाल दिया उस साफ़ पानी वाला पंजाब वाला वो इंजीनियर कमरुल इस्लाम को। 0 केस से उसमें से 0 निकला, कुछ भी नहीं निकला। इनकी सारी रिप्यूट जो थी, रेपुटेशन जो थी, क्रेडिबिलिटी थी इस पूरे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की, वो ज़मीन पर धड़ाम से आ गिरी। जिन 2 केसेस में ये कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं निकला? पीडीएम जब ज़ोरों के ऊपर थी, जरदारी की ज़मानत कैसे हुई? क्या इमरान खान इसका पब्लिकली जवाब देना कभी पसंद करेंगे? मेरे ख्याल में ये कहना वो अरेंजमेंट था जिससे पीडीएम टूट गई थी। आज भी शायद शहबाज शरीफ के ऊपर ये 2-3 साल पहले ये काम करते तो उसके बच्चों वाला केस कहीं पहुँचा सकते थे, अब नहीं पहुँचा सकेंगे। ये वो गलती है जो इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शहजाद अकबर इनकी मिस्टेक थी। हर वो शख्स जो इनके करीब आया, जिसने इनको हुकूमत दिलाने में राइटली या रॉन्गली मदद की, बंदे पूरे किए, ख़रीद के दिए, डरा के धमका के इनको डिलीवर किया, हर उस बंदे के ऊपर इन्होंने केस बनाया, उसको जेल में डाला। ये रियलिटी है। और हर उस बंदे को जो नाकाम रहा वजारत चलाने में, जिससे एक मिनिस्ट्री अपनी नहीं चली, पहले दिन से आके वो इनका ब्लू आइड बन गया और यही सज़ा मिली इनको पंजाब में। बुज़दार से पंजाब नहीं चला, लेकिन बुज़दार को हटाने के लिए दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ हो जाए, पंजाब के अंदर हो जाए, सेंटर के अंदर हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाए, बुज़दार नहीं जाएगा। अब बुज़दार को अपने हाथों हटाना पड़ा। काजी फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस बुनियाद उसकी थी फैज़ाबाद धरना के ऊपर उनकी जजमेंट, कोई और वजह नहीं थी। बाकी चीज़ें आप किसी की भी निकालनी शुरू करें, मेरी निकालनी शुरू करें तो कहेंगे कि बता ये तू चाय का कप दफ्तर से पी रहा है, क्यों पी रहा है? वो निकल आती है किसी ना किसी की भी, फ़ाइज़ ईसा की भी इन्होंने निकाल ली होंगी, मुझे नहीं पता उसकी तफसील क्या है। लेकिन लड़ाई फैज़ाबाद धरने की जजमेंट थी। इमरान खान ने रेफरेंस भेजा उसके ऊपर, रेफरेंस भेजना, अब वो कहते हैं मेरी गलती थी। भाई क्यों भेजा? प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, अप्लाई योर माइंड इसलिए कहा जाता है, क्यों नहीं किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज उसके ऊपर उन्होंने कहा मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था इसकी लगा दो। और भाई आप क्या कर रहे थे? वज़ीर आज़म आप थे, आपने इलेक्शन लड़ना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने जाके किसी जनरल ने इलेक्शन लड़ना था? ये वक्त गुजरने के बाद इस तरह की जो बातें हैं ना, वो काबिल कबूल नहीं होती। उस वक्त आप बैठ के फ़ैसले कर रहे थे। चेयरमैन नैब जब आपको मर्ज़ी के फ़ैसले डिलीवर नहीं थे कर रहे, वीडियो निकाल दी। वो किसने निकाली थी? वो किसी और ने बाहर से आके निकाल दी थी। बहुत ही अफसोसनाक ऐसी मिसालें हैं। अभी तो मैं गवर्नेंस के इश्यूज़ पे नहीं आ रहा, ये वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। वो बशीर मेमन जिससे केसेस बना रहे थे, आज एक किताब सामने आई है जिस किताब के अंदर अबराज कैपिटल की पूरी दुनिया के अंदर जो फ्रॉड की स्टोरी है वो बयान की गई, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान का नाम और साथ बशीर मेमन को कोट किया गया कि कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से वो जो तहकीकात कर रहे थे उसमें इमरान खान ने उनको कहा कि ये उनका बड़ा करीबी है तो इसके ऊपर हाथ हौला रखा जाए। जब उन्होंने हाथ हौला नहीं रखा तो उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया। ये वो बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, बहुत अफसोसनाक बातें हैं। मैं आपको वो फैक्ट फाइल्स के वो नूरानी, अहमद नूरानी बेचारा वो आजकल पाकिस्तान में तो नहीं है, उसको भी हम हर बंदे को जो ख़बर रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं ना उसको मुल्क दुश्मनी तस्वर करते हैं, तो नूरानी भी उसी सब में शामिल है। उसी की वेबसाइट है जिसने वो 58 तहाइफ की पूरी डिटेल प्राइसेस के साथ शाया की हुई है। तो वो हम उसी मुल्क दुश्मन वो जो अहमद नूरानी है उसी की डिटेल आपको दिखाएंगे, आप उसको फिर किसी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं तो ले जाके चैलेंज कर दें। ये पूरी तफसील है, एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जिसमें वो 8.5 करोड़ की घड़ी भी लिखी हुई है। आर्मी चीफ़ ने लाहौर में आर्मी ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट किया जिसमें सीनियर, रिटायर्ड, सर्विंग सारे लोग शामिल थे। एक जुमला उनसे मंसूब हो के बार बार आ रहा है, सिर्फ 3 बातें बता दूं फिर मैं ये इंट्रो लंबा हो जाएगा, यहाँ इसको क्लोज़ करूँगा। एक जुमला उनसे पीटीआई के कुछ करीबी फॉलोअर्स जो थे उन्होंने कोट किया कि इमरान खान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने का इम्कान है। मैंने अभी से थोड़ी देर पहले जो लोग वहाँ मौजूद थे, एक से ज़ायद उनसे इंटरेक्ट करने के बाद जो आपको बयान दे रहा हूँ वो मेरा ख्याल में तस्दीक शुदा उन लोगों का होगा जो वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि चीफ़ आम तौर पर माजी में, इस इवेंट की नहीं, माजी में ये एक जुमला बोला करते थे क्योंकि वो इमरान से उनकी काफ़ी लगता था कि लीनिंग है, इमरान के बहुत करीब हैं, कि ही कैन ऑलवेज़ विन एंड कम बैक, कि इमरान इलेक्शन जब भी होंगे वो जीत के दोबारा आ सकता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जुमला नहीं बोला, दिस टाइम अराउंड ये उन्होंने नहीं बोला, बल्कि उस वक्त जब सवाल जवाब चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इलेक्शंस तो नज़र आ रहे हैं कि होंगे मुस्तकबिल करीब में, तो जब इलेक्शंस होंगे तो उसको भी कोशिश करनी पड़ेगी। ये पहले वाले स्टेटमेंट से इसका एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि जैसे बाकी जमातों ने कोशिश करनी है उसको भी कोशिश करनी पड़ेगी। फिर दूसरा उन्होंने वहाँ उसकी जो पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर, पंजाब की बदहाली, केपी का चीफ़ मिनिस्टर, केपी की बदहाली, उनके अपने एमएनए से उनकी दूरी और उनके वर्किंग स्टाइल जिसमें फॉरेन पॉलिसी के कुछ फेलियर्स हैं, जिसमें वो हो सकता है कि इमरान इल्ज़ाम दे कि इस्टेब्लिशमेंट का फेलियर है, मेरा नहीं, बहरहाल ये इश्यूज़ हैं जो सामने आए। और एक उनकी एक्सटेंशन का मामला है जिसके ऊपर
मैंने समा पे पहले भी रिपोर्ट किया, DGISPR ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया और दोबारा भी वहाँ सीनियर ऑफिसर्स के साथ जब उन्होंने इंटरेक्ट किया तो उन्होंने वहाँ पे भी उस जुमले को दोहराया कि एक्सटेंशन नहीं, नो मोर एक्सटेंशन। तो ये 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अपने शुरा की तरफ आते हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, अली मोहम्मद ख़ान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और मोहसिन रांझा साहब हमारे साथ होंगे PMLN से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल मुस्तफ़ा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर एक और बहस है, पता नहीं वहाँ पे इस पे बात हुई है कि नहीं, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, दुश्मन का एजेंडा, गद्दारी, ये कराची के जलसे के अंदर इवन अभी फवाद चौधरी का किसी ने मुझे स्टेटमेंट वो शॉर्ट सा छोटा नारे लगवाते हुए भेजा हुआ है, हम मांगे आज़ादी, हम चाहते हैं आज़ादी। पता नहीं किससे आज़ादी, आपसे मांग रहे हैं या किसी और से मांग रहे हैं? कुछ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये किस तरह बढ़ेंगे? देखिए, ये जो एक नैरेटिव सामने आया है और ये नैरेटिव प्रोग्रेसिवली मैं समझता हूँ कि लोगों में मकबूल हो रहा है। एक तो ये कि जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, यूजुअली जो क्राइटस लोग हैं हमारे यहाँ हैं वो। दूसरा, जो मुख्तलिफ ममालिक में जो ज़्यादती की है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में, आप देख लें अफ़गानिस्तान हो, बड़ा रिसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है, इराक है, लीबिया है, शाम है, जहाँ भी देख लें। इस वजह से हमारे यहाँ और खुद इसकी वजह से, इसराइल की वजह से भी बहुत ज़्यादा है ये सेंटिमेंट। एक तो उसको मैं समझता हूँ कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमें ये बात समझना। दूसरा, जब ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इसका इंकशाफ किया किस तरीके से वाशिंगटन से हमारे पास एक साइफर आई है, जिसको आमतौर पर लोग लेटर की बात कर रहे हैं, और उसमें जो कुछ तहरीर किया हुआ है उसका मतन शायद मैं नहीं पढ़ा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है मतन क्या है उसका, लेकिन जो एसेंस ये है कि अगर ये हुकूमत रहती है तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिगड़ते जाएंगे और बेहतरी इसमें कोई चांस नहीं है। सिर्फ यही मौका है कि अगर इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन से हट गए और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी उसका ताल्लुकात हमारे बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के। तो ये जो इमरान खान साहब का बयान था, जिसको बाद में स्पीकर ने फिर जनरली उन्होंने इसके जो कॉन्टेक्स्ट भी लोगों के साथ शेयर किया, जो बात हुई, तो ये भी लोगों में घर कर गया। और ये वो चीज़ है जो लोगों को इसलिए समझ आती है कि अमेरिका रिजीम चेंज करता रहा है और अभी मसरूफ़ है करने में, इसलिए एक नैरेटिव ये लोगों में मकबूल हो गया है। अब इसको तोड़ करने के लिए मैं नहीं समझता क्या किया जा सकता है, लेकिन सियासी लेकिन जनरल गुलाम मुस्तफा, आपकी राय में आप बड़ी आला पोजीशंस पे, बड़े ज़िम्मेदार ओहदों पे फायद रहे हैं। रजीम चेंज अमेरिका CIA पूरी दुनिया में करती है, इसमें कोई चंबा नहीं है। क्या ये पाकिस्तान में ये जो रिसेंटली जो कुछ हुआ है, ये अमेरिकी रजीम चेंज की एक साजिश का हिस्सा है या एक लोकल हमारे इंटरनली डिफरेंसेस थे इदारों के दरमियान भी और सियासी जमातों के दरमियान भी, उसके नतीजे में इमरान की हुकूमत गई? आपके तजिया क्या कहता है? देखिए, मेरा जो अपना, जिस तरीके से मैं इस चीज़ को रीड कर रहा हूँ कि हमारे मसाइल तो बढ़ रहे थे, बीच में थे हमारे मसाइल जिनका आपने जिक्र भी किया, कुछ थे, कुछ परसेप्शन बन गई, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे ही मसाइल को वो कैश किया जाता है और उन मसाइल को कैश करके इंटरनली जो बॉयल पे हम कहते हैं टू कीप द थिंग इंटरनली ऑन बॉयल, उसका फायदा उठा सकते हैं लोग हमसे भी। अब चाहते हो लेटर खुद देखना लूँ मैं, उसके ऊपर बाकी तजिया मुझसे करना जरा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जहाँ भी उन्होंने रजीम चेंज की है, उन्होंने पहले इंटरनल जो इश्यूज थे उनको इस्तेमाल किया है और उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो इंटरनल प्लेयर्स थे वो जाने में कुछ बहुत कम होते हैं, जाने जो काम करते हैं वो शायद एक आध दो ही बंदे होंगे कोई इसमें, लेकिन अनजाने में बहुत सारे लोग हम उसके बीच में आ जाते हैं। और ये पाकिस्तान में पहले भी हुआ है, अब भी पाकिस्तान में मेरे ख्याल है कि इसको अगर हम गौर से देखें तो शायद यही इसकी स्टोरी बनेगी कि उन्होंने बड़ा इनडायरेक्टली, बड़ा सटली हालात को जो पाकिस्तान में बने हुए थे, जहाँ पे अपोजिशन सारी तकरीबन एक तरफ इकट्ठी हो गई थी, एक तरफ PTI थी और उनके चंद साथी थे, उनको अपने फेवर में इस्तेमाल किया उसने। आपके ख्याल में अमेरिका ने इस मौके का फ़ायदा उठा के कुछ लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है, यह आपकी राय है? जी, मेरा अपना ख्याल है, ये नहीं कि सब की बात तो खैर ये इंतहाई गलत होगी, एक आध दो तीन बंदे होते हैं ऐसे इस्तेमाल होने वाले बीच में। एक मौका था जनरल ज़िया के प्लेन क्रैश का, उसको कहा जाता है कि वो रजीम चेंज था। एक भुट्टो की हैंगिंग को कहा जाता है रजीम चेंज था। एक 2014 वाला धरना जो यहाँ पे सजा हुआ था, उसको भी कहा जाता है कि रजीम चेंज था। क्या आप उसको भी मानते हैं कि रजीम चेंज था? जी, चूंकि दो वाक़यात तो हमने गौर से देखे हैं, उससे हिस्सा रहे हैं। जब ये जब भुट्टो साहब का वाक़या हुआ है
तो उस वक़्त फ्रैंकली चूँकि इतने ज़्यादा वो मीडिया भी नहीं था, समझ भी इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं होती थी, लेकिन उस वक़्त ये बड़ा ज़ाहिर था कि वे रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में भी। और जनज़िया का हादसा तो बड़ा वाज़ेह है इसमें कि जानबूझ के किया गया, क्योंकि जो निक्सन उनके जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, फौत हो गए हैं वो किसी अफ्रीकन कंट्री में थे। उनका ये बयान है, हमारे लोगों को शायद ज़्यादा हमने नहीं पढ़ा होगा किताब में, किताब मैंने पढ़ा था उसमें 99 पता नहीं इस किस्म का नाम है किताब का। उसमें कहा था उन्होंने कि पता नहीं हम क्यों लोगों को इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को मार देते हैं। लेकिन 2014 के धरने के ऊपर आपने राय नहीं दी। मेरा नहीं ख्याल कि 2014 में, क्योंकि अब एंड रिजल्ट देखे ना क्या हुआ उसका। वो धरना बाइट सिर्फ धरना था, उसमें बहुत से लोगों के बहुत व्यूज थे उसमें, लेकिन मेरा ख्याल है वो टोटल एक सियासी था, क्योंकि वो एक बड़े पैमाने पर मूवमेंट नहीं बन रही थी। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी से इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल सही। अली मोहम्मद ख़ान हमारे साथ हैं। अली, आपकी इस जो नैरेटिव है अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ हैं, इसको पजीराई हो रही है। उसका हमने पेशावर में भी इजहार देखा, उसका हमने कराची में भी इजहार देखा, लेकिन ये हमें लेकर कहाँ जाएगा? एंड गोल क्या होगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। गोल नया इलेक्शन, ये बहुत बड़ी, इसमें बहुत से लोगों को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ अगर मज़ीद आगे जाएगी तो बहुत इसमें मसले मसाइल आगे मुझे भी मैं फ़ील कर रहा हूँ आएंगे। देखें, ये तो मेरे वज़ीर-ए-आज़म की बात है। मेरे मुल्क का एक अदना सा मुलाजिम भी हो ना, कोई डिप्टी कमिश्नर भी हो, और उसके बारे में बाहर से डिक्टेशन आए, मैं स्टैंड लूँगा। ये अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ थे। अगर अमेरिका से कोई ऐसा साइफर आए कि पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर को चेंज किया जाए, मुल्क के अंदर मैं शहबाज शरीफ साहब से लड़ूंगा सियासी बुनियाद पे, मेरा मुखालिफ है सियासी नुक्ता नज़र से, लेकिन बाहर से जब डिक्टेशन आएगी, वो मेरे मुल्क का फिर अपोजिशन लीडर है, मैं स्टैंड लूँगा फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ। चाहे जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, किसी की जुर्रत क्यों हुई ये बात करने की? हमने ही वो क्या कहते हैं, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। हमने ही इन बड़ी ताकतों को अपने ऊपर शह दी हुई है। जब एक एक फ़ोन कॉल पे लेटते गए, इसलिए जब एक मर्द बहरान आया ना, और जब उसने थोड़ी सी आंख दिखाई, उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। रूस में जाके भी ये बात की, उससे पहले भी ये बात की, उसके बाद भी इमरान खान साहब ने ये बात की, मैं दुश्मन नहीं हूं अमेरिका का, ना इवन हिंदुस्तान का, लेकिन मैं ताल्लुकात चाहूंगा, डिक्टेशन किसी के नहीं लूंगा। हिंदुस्तान से बात आगे तब बढ़ेगी जब कश्मीर का मसला हल की तरफ जाएगा, अदरवाइज नो कॉम्प्रोमाइज। जहां तक अमेरिका की बात है, उनसे पूछा गया कि आपसे अगर अड्डे मांगे जाएंगे तो आप देंगे? उनका एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका का ये नहीं होता कि जनाब वहां से बाइडन साहब कॉल करेंगे हमें अड्डे दे दो। इसी तरह पॉइंट्स किए जाते हैं, क्वेश्चंस पुट करवाए जाते हैं, पूछा जाता है कि उनकी क्या राय है। खान साहब ने क्लियर कर दिया एब्सोल्युटली नॉट। कौन सा पाकिस्तानी है जो एब्सोल्युटली नॉट के साथ नहीं खड़ा होगा? देखें मलिक साहब, ये जो बात आई है ना, शहबाज साहब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त, मैंने अपनी इन गुनहगार कानों से सुना और गुनहगार आंखों से देखा कि उन्होंने ये बात की ऑन रिकॉर्ड कि अगर ये साजिश है तो हम अपने वज़ीर आज़म के फिर साथ खड़े होंगे। फिर उसके एक स्टेप आगे जाके उन्होंने बात की कि नहीं, हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई कागज़ वगैरह नहीं है, कोई मरासला नहीं है। यही बात जरदारी साहब ने की, यही बात मरियम बीबी ने की, यही बात उनके तमाम लीडरशिप ने की। इमरान खान साहब मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म, वो 22 करोड़ अवाम के सामने इस तरह खत लहरा के कहता है कि ये मुझे मरासला आया था, किसी ने यकीन नहीं किया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जब आया, उसके बाद सबने कहा यार बात में तो वजन है। ये परसों तरसों जो DGISPR साहब की आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ ये साइफर था, उसकी मौजूदगी का इकरार किया। अब मुझे बताएं शहबाज साहब क्या बेचते हैं, मुझे बताएं अब आसिफ अली जरदारी साहब क्या बेचते हैं। मेरा एक आपसे ये बताएं कि वो जो मेरा आपसे सवाल है, 7 तारीख को ये साइफर आता है असद मजीद का, और 27 तारीख को इमरान खान जलसे में ख़त लहरा के कहते हैं कि धमकी आई है गैर मुल्की रजीम चेंज की। साइफर का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम में, असद मजीद का मैंने रिपोर्ट किया अपने समा TV के लिए, आप लोगों ने नहीं बोला। आप लोगों से मैंने सवाल किया कि अगर ये नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा था 7 से 27 के दरमियान में, तो कौन से इकदाम 7 से 27 में लिए गए? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ? मैं सवाल पूछने वाला था। उसके बाद 30 को आपकी काबीना होती है, 31 को आपका होता है, आप जलसे में ख़त पहले लहराते हैं।
तो आप तो उसके ऊपर, मेरी ज़ाती राय है, मैं माजरत के साथ जब तक खत अपनी आंखों से पढ़ ना लूँ, क्योंकि मेरा ख्याल यह है कि मैंने आपको सिंपली एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज के साथ यूज़ किया, नामुनासिब ज़ुबान के साथ, कि हम आपको आइंदा बेल आउट नहीं करेंगे। अगर इमरान खान की हुकूमत होगी तो दोबारा आना IMF वर्ल्ड बैंक के लिए, हम आपको बेल आउट नहीं करेंगी। वहाँ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है, वो आगे चल पड़ी तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है, नई हुकूमत के साथ काम करना है कि नहीं करना। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अपनी आंखों से नहीं पढ़ा। आपने तो पहले उसको जो स्पिन दिया था उसी का शाखसाना हम ये आग देख रहे हैं मुल्क के अंदर। ये खाली पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है इमरान के लिए, ये एक इस वक्त हम एक अफरा तफरी या नारकी की कैफियत में। मलिक साहब, मैं इजाज़त है जवाब दे दूं? जी सर, आप ही से जवाब मांगें। जी मलिक साहब, देखें, हम शख्सियात में पड़ जाते हैं। मैं इदारों की और ओहदों की बात कर रहा हूँ। मेरे मुल्क का अपोजिशन लीडर, मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म, मेरे मुल्क का सिपह सालार, उस पर मैं स्टैंड लूँगा जब मेरे मुल्क की बात आएगी। अगर इसी साइफर में मेरे सिपह सालार के बारे में होता कि इस सिपह सालार को चेंज करो, ये नहीं चेंज होगा तो पाकिस्तान के मामला टफ हो जाएंगे, और अगर ये चेंज हो जाएगा तो हम आपको माफ़ कर देंगे, अली मोहम्मद अपने सिपह सालार के लिए भी वही स्टैंड लेता जो अपने वज़ीर आज़म के लिए लिया है, और यही पाकिस्तानी कर रहे हैं। 7 से 27 तक फिर वो कौमी असेंबली में कुछ 3 हफ्ते उस खत को इंतजार करते। आप भी उस वक्त भी फिर ये इंतजार करते 3 हफ्ते के जलसा आएगा तो उसमें खत दिखाएंगे। मुझे थोड़ा सा बोलने दें, मुझे थोड़ा सा बोलने दें। ये परसों जो है पार्लियामान में जो गुफ्तगू हुई है, जो कुछ मेंबरान ने फौज पे हर्जा सराई की है, ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अंदर होते, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई इस तरह की बात भी करता। मेरा स्पीकर उसे बोलने ही नहीं देता, हम उसका जवाब देते। कल किसी हुकूमती मेंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। देखें, शख्सियात से आपकी मौक़िफ़ में कुछ मसला हो सकता है किसी बात पे किसी शख्स को जनरल बाजवा साहब की बात पसंद ना आए, वो एक शख्सियत है, लेकिन वो एक ऐसे ओहदे पे हैं कि अगर आप एक हद से आगे जाके बात करेंगे उसका असर फौज पे पड़ता है। इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी बुराई अगर कोई कर सकता है, आपका ये जो कॉन्स्पिरेसी वाला बयानिया है, ये आपका जो कॉन्स्पिरेसी वाला बयानिया है, इसका असर फौज पे पड़ रहा है। अगर आप कहते हैं नहीं पड़ रहा तो ये बात झूठ होगी, आंखें बंद करने वाली बात होगी। मोहसिन रांझा साहब हमारे पास स्टूडियोज में, आपको देखिए मलिक साहब, एक दाखिली तकसीम का हम शिकार हो चुके हैं। अली मैं मोहसिन से पहले जवाब ले लूं। एक फर्क है, मुझे मैं पहले मोहसिन रांझा से जवाब लूंगा सर, मुझे पहले रांझा साहब से जवाब लूंगा। नहीं सर, आपने अपनी थोड़ा सा इंतजार कर लेना, आपकी बारी आ जाएगी। ये हम एक दाखिली तकसीम का शिकार है। नहीं सर, रांझा साहब की अब बारी है, अब रांझा साहब की बारी, आप अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा। अच्छा, पूरी दाखिली तकसीम है, उनका बयानिया पॉपुलर है, लोग उनके जलसों में आ रहे हैं, और हर जगह पे दाखिली तकसीम में आप किसी एक अदारे को हाथ रख के कहें नहीं है तो ये झूठ होगा। हर जगह पे दाखिली तकसीम, कहाँ पहुँचेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है नदीम साहब, मैं देर से पहुंचा, मेरी माजरत है, कोई बात, थोड़ा सा इफ्तार पे था एक जगह वहाँ पे। अब मैं ये कहूँगा कि अपने पैसों से करके आए हैं कि सरकारी पैसे? जी, अपनों से। फिर ठीक है, और आगे भी इरादा है कि सरकारी से नहीं करना। बस ये इस पे कायम रहिएगा, इंशाल्लाह आपको हिम्मत तौफीक दे। इंशाल्लाह, बस अल्लाह ताला हिम्मत भी देगा और अल्लाह ने तौफीक भी दी है। रांझा ठीक, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अच्छा, मेरी गुजारिश है कि देखें, तकसीम तो है, जाहिर है एक सियासी जमात है, उन्होंने वोट लिए हैं, मुंतखब होके आए हैं, ऐवान में उनकी तादाद भी ज़्यादा थी तो करोड़ों लोगों ने उनको भी वोट दिया है। तो वो तकसीम जो है नदीम साहब, वो नीचे रिफ्लेक्ट कर रही है। जो सबसे बड़ी एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जो एक सियासी दर्जा हरारत में जो एक इंक्रीज़ आ रहा है, वो जो कि हमारे माशरे के लिए बेहतर नहीं है, कि एग्रेशन इस हद तक पहुँच रहा है कि हमें अपने अल्फाज की जो सिलेक्शन है, हम एक दूसरे को मुखातिब कर रहे हैं तो मुखातिब करने की सिलेक्शन जो है वो हमारी गलत हो रही है। हम एक दूसरे से अगर बॉडी लैंग्वेज जो हमारी वो एग्रेसिव हो रही है, और फिर उसके बाद अगले पॉइंट पे लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंच रही है, विच इज़ नॉट गुड। देखिए, एक कानूनी अमल हुआ, अब नवाज शरीफ साहब की दफ़ा भी एक प्रोसेस हुआ, अदालत से फ़ैसला हुआ, नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर, हमारी पार्टी को वो फ़ैसला नहीं अच्छा लगा, हम सड़कों पे भी गए, हमने सारा कुछ किया, हमारे तरफ से बात। आपका स्लोगन था मुझे क्यों निकाला, ठीक है, देखो वही ना, हमारा भी स्लोगन था, जाहिर है। इमरान खान का स्लोगन है आधी रात को अदालतें की खुली में, अभी आपको सुनाता हूं। देखिए, अब वो स्लोगन तो ये रहा, लेकिन एक बाय द एंड ऑफ द डे, मैं एक खुद कानून का तालिब इल्म हूँ। मैंने आज तक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के जजेस के बारे में कभी नेगेटिव कमेंट नहीं दिया। हमारा स्लोगन है, मैं बताऊं क्यों निकाला। मैं सुप्रीम कोर्ट मैं असल में बात ये क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे उस अदारे का एहतराम है,
उस अदारे के बीच में बैठे हुए अदारा तो रहेगा, लोग तो आते जाते रहेंगे। अगर हम ही उस अदारे के ऊपर शुरू हो जाए, इसी तरह पार्लियामान है, ये पार्लियामान को कहते थे कि चोरों की पार्लियामान है। मैं उस पार्लियामेंट में जिसमें इनकी हुकूमत थी, मैंने उसको भी कभी नहीं कहा कि ये सब जो है अंदर फ्रॉडी हैं या सिलेक्ट। आप दो जमातों को ना एक क्रेडिट जाता है, आपकी जमात को तमगा है वो क्या कहते हैं बहुत बड़ा मिलेगा, कोई बड़े अच्छे तमगे का नाम लेने लगा था, रुक गया हूँ बोलते हुए कि इस वाक़े के ऊपर वो तमगा मिल नहीं सकता। ट्रॉफ़ी मिलेगी आपको सुप्रीम कोर्ट के हमले की, और पीटीआई वालों को ट्रॉफ़ी मिलेगी सिंध हाउस के ऊपर हमले की। मैं ब्रेक ले लूँ, ये सियासी जमातें पार्लियामेंट के ऊपर पैट और पीटीआई, इनके मतलब ढेर सारी ट्रॉफीज हैं। तो अल्लाह पाक आपको हिदायत दे जमहूरी तरीके से आगे बढ़े। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शाइक साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको एक प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ, फिर रद्द-ए-अमल आपसे लूँगा। आज उन्होंने मीडिया से इस पर बात भी की, दिखाइएगा जी। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई तो मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने कानून तोड़ा? कभी मैं जब क्रिकेट खेलता था कभी किसी ने कहा कि इमरान खान मैच फिक्सिंग करता है? जब से मैं सियासत में हूं 25 साल, कभी मैंने अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, 9 अप्रैल का वाक़या और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये पाकिस्तानी तारीख में 2 वाक़यात की वजह से याद रखी जाएगी। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी खुली, और सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रिजन वैन भी आई। वो लाहौर में भी अभी प्रिजन वैन आई। प्रिजन वैन का बड़ा मुल्दखल है, बड़ी ताकत है। उसके बाद वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला काम आगे बढ़ गया था, तब तक नहीं था बढ़ रहा। तो ये, लेकिन इमरान का सवाल जायज़ है कि बताएं कि 12 बजे अदालत क्यों खुली थी, आप क्या बताएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये शायद इमरान साहब को पता नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा क्रिकेट खेलते रहे ना, उनको पता नहीं मुल्क में काम कैसे होता है, अदालतें कैसे चलती हैं। अदालतें जो हैं, खासतौर से सुपीरियर कोर्ट जो हैं, वो 24 घंटे काम करती हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा ये बात, उन्होंने कहा अदालतें 24 घंटे काम करती हैं। मैं खुद वकील रहा हूँ सारी जिंदगी, और मैंने ऑर्डर्स कोर्ट के से लिए हैं 2:30 बजे सुबह के, क्योंकि कोर्ट तो 24 घंटे खुली होती है। अगर कोई अर्जेंट काम होता है तो आप जा सकते हैं वहां पर, कोई आपको रुकावट नहीं है। तो ये तो उनको मेरे ख्याल में उनकी लाइल्मी है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के नज़्म निज़्म का मालूम नहीं कैसे। सर, एक शायद मेरे ख्याल रिसेंट हिस्ट्री का जो वाक़या हो सकता है, मैं बहुत ही ज़्यादा इसमें लाइल्म हूँ, आप सारी उम्र इसमें गुजारिए, बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। जब ये जजेस की रिमूवल वाला वो जरदारी के ज़माने में इशू चल रहा था और बहाली वाला मामला, उस ज़माने में रात को बेंच बैठा था, और दूसरा ये वाक़या है जिसमें रात को वो बेंच अदालत में आ गया। इसके अलावा कोई रिसेंट हिस्ट्री में आपके जहन में है वाक़या जब बेंच रात गए अदालत में पहुँचा? अब इस वक्त ऑफ हैंड तो मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हुआ ये था, देखिए उस दिन हुआ ये था, क्योंकि एक जो पिटिशन थी वो फाइल हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और वो एप्लीकेशन की हियरिंग थी। चूँकि वो 24 घंटे ख़त्म हो रहे थे, 12 बजे तक का टाइम था, वो टाइम जी हाँ, जो 12 बजे का टाइम था वो ख़त्म हो रही थी, तो पिटिशन फाइल हो गई थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। तो अब उसको सुनना लाजमी था, क्योंकि वो उसी वक्त फैसला करना था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है। सर, प्रिजन वैन का क्या रोल था जी? प्रिजन वैन से काफ़ी उस वक्त टेरर फैला था, मुझे तो लगता है प्रिजन वैन के डर से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कासिम थूरी साहब ने कहा कराओ जी, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, याद सादे को बिठाओ। ये उस वक्त लग सकती थी कंटेम्प्ट, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती थी कि पकड़ लो इनको कंटेम्प्ट में? बिल्कुल उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती थी, क्योंकि उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया था और उसकी कंटेम्प्ट हो रही थी, इन द सेंस कि कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से कि वो वोटिंग ना हो। तो उसको रोकने के लिए यकीनन सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती थी। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि उनको परेशानी हो इसके मुतालिक कि उन्होंने खास तौर से उनके लिए किया था। सर, प्राइम मिनिस्टर के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए बाद इश्यूज थोड़े से मसाइल वाले ऊपर नीचे मुझे लगता है बनने वाले हैं। एक उनका फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल से चल रहा है, वो
100,000 वजूहात की बिना पर केस आगे बढ़ने नहीं दिया गया। सेवरल फैक्टर्स जो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी, फिर वो हुकूमत में आगे 4 साल तारीखें इल्तवा लेते रहे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा 1 महीने के अंदर फैसला करें, तो उसके अंदर नंबर्स नज़र आ रहे हैं, पैसे नज़र आ रहे हैं, बाहर से कुछ ऐसे आए हैं। अगर उसके ऊपर फैसला आ गया फिर क्या होगा? इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है, पॉसिबल इम्प्लीकेशंस? जी, इसमें देखिए ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इसमें अगर इलेक्शन लॉज को आप पढ़ें तो उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। उसमें ये है कि आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस यकीनन आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से जो अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं वो अलाउड नहीं है। और बाहर से कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो उसको भी अलाउड नहीं है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बाहर से हो सकती है, फॉरेन नेशनल से भी हो सकती है। जी, फॉरेन नेशनल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करें तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से या ऑफशोर कंपनी से करें तो उसमें अलाउड नहीं है ये इलेक्शन रूल के तहत। और उसकी वजह से जो होता है ये कि अगर ये साबित हो जाए कि ये कंट्रीब्यूशन जो है वो हुई है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से और गलत तरीके से हुई है, तो उस सूरत में जितने पैसे आए थे उस सोर्स से वो सब कॉन्फिस्केट हो सकते हैं। ये सिर्फ एक इम्प्लीकेशन है, सिर्फ पैसे कॉन्फिस्केट होंगे? प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद चेयरमैन या पार्टी के ऊपर हर्फ आता है कि नहीं आता? जी, उसके बाद फिर एक प्रोसीजर शुरू हो सकता है उस पार्टी को बैन करने का। पार्टी को बैन करने का? जी हाँ। अगर ये साबित करने के लिए वो अकबर एस बाबर कामयाब हो जाते हैं कि वो अबराज कैपिटल वाले वो नकवी साहब हैं, उन्होंने इन्हें $2 मिलियन ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने भेजे थे, तो फिर इसका मतलब है कि वो प्रोसीजर भी स्टार्ट हो सकता है और इमरान खान के लिए एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी उनके लिए भी इम्प्लीकेशन हो सकती है। जी बिल्कुल, वो जो उनका स्टेटमेंट आया उससे वो डरे हुए हैं इसके लिए। ये तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसी वजह से वो चाहते नहीं थे कि इस केस को प्रोसीड करें इतने अरसे तक, क्योंकि उनको पता था अगर एक दफ़ा ये केस फैसला हो जाए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अकबर एस बाबर जो है वो तो यकीनन इनका फाइनेंसियर था, इनका कैशियर था, उसको सारी चीज़ें पता हैं, उसको किस तरीके से होता था। तो सर फिर ये तो एक लटकती हुई तलवार है, 1 महीने के अंदर इसका फैसला आएगा तो मसाइल। जी अब तो आएगा फैसला, बिल्कुल आएगा। तो ये उनके लिए बड़ा खतरनाक चीज़ है, इमरान खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, ब्रेक ले लें जी हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अली आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी रोशनी डालिए। देखिए मलिक साहब, मैं बड़ा इन चीज़ों पर क्लियर हूँ। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, शाइक उस्मानी साहब ने बात की एक इंडिपेंडेंट, अगर कोई एनालिस्ट हो तो फिर वो इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि मैंने उनको तो कम से कम कभी भी नून लीग के ख़िलाफ़ आज तक बात नहीं की सुनते। उन्होंने जो आज बात की कि इमरान खान साहब एक खिलाड़ी, उनको नहीं पता हुकूमत कैसे चलती है, तो ये ज़रा 22 करोड़ आवाम को भी जाके समझाए ना शाइक उस्मानी साहब। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई एहतराम रखते हुए एक बात की है, और शाइक उस्मानी साहब आपने शायद अपने जजेस के लिए जेल नहीं काटी, मेरे लीडर ने जेल काटी और तहरीक चलाई है। और हम में जहाँ बड़े बड़े जजेस रहे हैं, ऐसे रहमान साहब जैसे, कॉर्नेलियस साहब जैसे, वहाँ मुनीर साहब जैसे, और वहाँ जनाब क़य्यूम साहब जैसे लोग भी रहे हैं यहाँ पे। तो हमें जैसे शाइक उस्मानी साहब आप हमें ना सिखाएं कि हुकूमत क्या होती है और उसूल क्या होते हैं, हमें पता है अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। तो इस तरह का काम जो है शाइक उस्मानी साहब ना करें। और बिल्कुल गलत आपने बायस कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का जनाब ये केस है, ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है। प्रोहिबिटेड फंडिंग में मैक्सिमम सजा ये है कि आप वो पैसा ही कॉन्फिस्केट कर लें। और आप पाकिस्तानियों को कैसे रोकेंगे इमरान खान को डोनेशन देने से? वो जिस चीज़ पे अभी हमने डोनेशन की रिक्वेस्ट की अपने जलसों के लिए, करोड़ों रुपए जो है 4-5 दिनों के अंदर जमा हो गए हैं, उन सब पे भी गद्दारी के फितवे लगाएं जो पाकिस्तानी इमरान खान साहब को जो है वो डोनेशन देते हैं। मलिक साहब, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इलेक्शन इज़ द वे आउट इस सारे ख्वा गमायर से, क्योंकि गंद बड़ा पड़ गया है। आप देखें 8वां दिन है, काबीना नहीं बन पा रही उनसे, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। इस वक्त कौम अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई है। और ये अच्छा हुआ है कि इम्तिहान आया है, चेहरों से निकाब उतर गए हैं, लोग सामने आ गए हैं, कौन किसके लिए खेल रहा है। मैं समझता हूँ आपने पूछा है मलिक साहब, मेरे ख्याल में इलेक्शन शुड बी द वे फॉरवर्ड, द सूनर द बेटर। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। आवाम को फैसला करने दें और सब जरा रिलैक्स हो जाएं। एक सवाल जो अभी अली ने उठाया कि काबीना आपसे क्यों नहीं बन रही? मेट्रो के पुल का इफ्तिताह बाद में कर लें, पहले काबीना तो बना लें, पाकिस्तान तो चले आगे। देखिए, बुनियादी तौर पे
काबीना में एलाइज का आना ज़रूरी था, और एलाइज आपको पता है हमारे बहुत ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी भी गुरेज़ा थी, वो कह रही थी स्पीकर बना वही दो, बात है। किस तरह के आईनी होते दे दो, लेकिन मिनिस्ट्री आना में दो, मिनिस्ट्री आप ही चलाओ। नदीम साहब, बात यह है कि अगर तो हमने गवर्नमेंट चलानी हो, पीपल्स लोगों के पार्टी अब मसले- ऑन बोर्ड आई है, सीधा जवाब एंड पे आ जी गया। आ गई है, आ गई है, वो वजारतें लेंगे अब। जी वो लेंगे ये वजारतें। बड़ी खबर है जी, पीपल्स पार्टी वजारतें लेंगे। कौन सी JUIF वजारत तुमको दे रहे हैं? खारजा की? ये वो भी यही मेरे पास इतलात खारजा नहीं की है। उनको दे खारजा रहे की इतलात यही हैं, और भी उनके पास वजारतें आ रही हैं। कॉमर्स भी मेरी इतलात के मुताबिक कॉमर्स भी उनको जाएगी तो हाँ। खारजा भी उनको जाएगी। लेकिन अभी ये इतलात है मेरी, हो सकता है इसमें कुछ हद भी तब्दीलियां नहीं हो है जाएं। अभी। क्योंकि मैं उस अमल का हिस्सा नहीं हूँ जो 2-3 लोग ये सारा मामला तो देख कब रहे तक, आज रात या कल सुबह? हैं। देखिए कल सुबह इंशाल्लाह, कल सुबह इंशाल्लाह ताला ये हल फर्स्ट बैच आ जाएगा। हो First सकता है batch। आदमी ना हो, लेकिन फर्स्ट बैच आ फर्स्ट जाएगा, बैच आ जाएगा, उसके बाद फिर एक और बैच आएगा जिसमें फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर और शायद इंटीरियर मिनिस्टर, ये 3-4 तो आपको एनर्जी, एसेंशियल है। एनर्जी पावर, ये आपके जो ये मेन कल आ पोर्टफोलियोज है, कॉमर्स, ये आपके पोर्टफोलियोज जो हैं ये हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन, इस तरह की चीज़- इंफॉर्मेशन भी, वो तो बीबी आपकी तैयार बैठी हुई है, वजीर बनी हुई है पहले वो उसने मरियम मेहनत मानक। भी बड़ी की है उसने, उसकी वो effort तैयारी भी में है, उनको तो अलवी उठवाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से वो उसकी मेहनत भी बहुत है, मरियम ने बहुत काम भी किया है। अच्छा, जहाँ तक इसका सवाल है कि फॉरेन फंडिंग की बात की है, और अली ज़रा जज्बाती हो गया। 1 मिनट में बिल्कुल एंड पे आ गया, बल्कि ये 30 सेकंड। हकीकत है कि इसकी सज़ा में पैसे एक तो जब्त होंगे, और दूसरा एक रेफरेंस बनेगा जो दाखिला के पास जाएगा पार्टी को बैन करने। वो हुकूमत वक्त और करेगी। तीसरा जो इमरान खान का एफिडेविट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है कि इन्होंने झूठ बोला है। चेयरमैन के लिए इम्प्लीकेशन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाँ, इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। वो सादिक और अमीन जो है वो एक ऐसी एफिडेविट, वो इस एफिडेविट के ऊपर वो उसके ऊपर उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग। मोहसिन राजा साहब, अली मोहम्मद खान और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ हैं। सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।